अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबी हाइजाज। इस प्रोग्राम के साथ, इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं और अच्छी सेहत में हैं। तो आज के प्रोग्राम की जो टॉप स्टोरीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद प्रोग्राम में हमारे डिटेल सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। तो जनाब, टॉप स्टोरी में है कप्तान की पसे पर्दा मुलाकातों का शोर, मरियम को नजर आने लगी साजिशें, शहबाज की परवाज हुई तेज, कराची में अमन हो गया तबाह, MQM को कुर्सी प्यारी, कारकुनान नाराज, खुशामदेद मरहबा जी आया नू, इंग्लैंड के इस्तकबाल के लिए बाबर 11 तैयार, टीम सिलेक्शन पर फिर से सवालिया निशान लग गया, शहबाज शरीफ पर्ची के बगैर तेज तर, गैर मुल्की सरबराहान से मुलाकातें, हर जबान कैसे बोलने लगे फरफर, कराची ताफून, मच्छर और डेंगी, तबाह हो गई क्यों शहरियों की जिंदगी। इसके अलावा खेल के मैदान से पाकिस्तान के फख्र खिलाड़ियों से आपकी करवाएंगे मुलाकात और बताएंगे कैसे बच्चों को मोबाइल फोन के असरात से बचाया जा सकता है। ये तो नाजरीन प्रोग्राम की हमारी थी टॉप स्टोरीज। अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज का जो फर्स्ट सेगमेंट है, पाकिस्तान की सियासत में हर रोज कोई ना कोई हलचल होती ही है और आज भी आपके साथ शेयर करेंगे इमरान खान की खुफिया मुलाकातों और मुबैना डील की चहमगोइयों के दौरान कप्तान ने इस्लामाबाद में खिताब किया है और उनके खिताब में मुद्दत बाद ठहराव था, सियासी इस्तेहकाम के हवाले से दलाइल थे, अदम इस्तेहकाम और मुआशी गिरावट पर भी गुफ्तगू हुई। लेकिन सबसे अहम बात जो कप्तान साहब ने की कि उन्होंने तवक्को के बरअक्स इस्लामाबाद आने की कॉल नहीं दी। उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। जिस तरह के हमें दीवार से लगाया जा रहा है, केसेस की बारिश हुई है, कभी दहशतगर्दी का केस और कभी कोई केस और हर दूसरे दिन कोई नई FIR और जो हमारे लोगों के ऊपर दबाया जा रहा है, इससे मुल्क नहीं सुधरने लगा। अगर किसी का ख्याल है कि ये फैशिस्ट टैक्टिक्स से ये किसी तरह ये ज्यादा देर ठहर जाएंगे, ये मुल्क को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। पावर तो जिसके पास है वो रोक सकते थे ये जो साजिश हुई है हमारे खिलाफ। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब के लहजे में जहां ठहराव था, वहीं मरियम नवाज साहिबा खासी जारहाना दिखाई दी और उनके मुताबिक इमरान खान ताहाल लाडलों की सफ़ों में मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने चैलेंज दिया कि अगर इमरान खान फौरी इंतखाबात के ख्वाहिशमंद हैं तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील करके इंतखाबात का ऐलान कर दे। क्या कहा, सुनिए। अगर ये लाडला ना रहे तो मुखालिफिन को इसको डील करना ये काम बड़ी आसान है। इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़ें पंजाब असेंबली, तोड़ें KPK असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। मैं अपने असूल पे खड़ी। 70 वज़रा आपने बना दी, हालत मुल्क की ये है, प्लीज ये थोड़ा सा वो किस लिए बना, सबको राजी कर रहे हैं, पता कर। तो नाज़रीन, मरियम नवाज की शोला बयानी और इमरान खान के लहजे में ठहराव से कई सवालात अब जन्म ले रहे हैं कि क्या इमरान खान की डील हो रही है, क्या कप्तान पसे पर्दा मुलाकातें कर रहे हैं। ये वो सारे सवालात हैं जो आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने इनका जवाब जानने की भी कोशिश करेंगे। उधर इस्लामाबाद में कोई खिचड़ी पक रही है या नहीं, और इन्हीं सवालात के बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि अहम मामलात पर नवाज शरीफ से मुशावरत के लिए वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं। अब इसी पूरे मामले के ऊपर बात करते हैं जो पॉलिटिकल हैपनिंग इस वक्त चल रही है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार एनालिस्ट इम्तियाज गुल साहब। इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। खान साहब के लहजे में एक ठहराव देखा, और क्या ये किसी डील का नतीजा आपको लग रहा है, फाइनल कॉल से गुरेज आपको लग रही है? देखें, हालात तो यकीनन बदले हुए मालूम होते हैं और इमरान खान साहब का जो इंटरव्यू था दुनिया TV पे, उससे मेरा ख्याल है बहुत सारी बातें वाज़ेह हो गई और ख़ास तौर पे फिर एक दिन 2 दिन के बाद सदर आरिफ अलवी साहब ने भी कामरान खान साहब ही के साथ बातचीत की और उसमें उन्होंने ये कहा कि बड़ी जल्द खुशखबरी आने वाली है। इसके साथ उन्होंने कहा कि अभी तमाम सियासी क़ुव्वतों का बैठकर मुल्क के मसाइल का हल तलाश करना अब नामुमकिन नहीं रहा। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि 3 बड़े बहरान हैं, एक सैलाब है, एक सियासी बहरान है
और उसके साथ एक मुआशी बहरान है। तो इसमें उन्होंने कहा कि सियासी बहरान सबसे ज़्यादा शदीद है, और वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा। और जितने इक़्तिसादी माहिरीन हैं वो भी इस बात पे बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हैं कि सियासी बहरान जब तक हल नहीं होगा उस वक्त तक मुआशी बहरान हल नहीं होगा। लोगों का, इन्वेस्टर्स का, बिजनेसमैन का एतमाद और गैर मुल्की जो हमारे दोस्त हैं उनका एतमाद इस पे बहाल नहीं होगा। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें इमरान खान साहब ने ये बातचीत की है। और मेरा अपना ये ख्याल है डील और नो डील, ये नाम भी, डील का नाम भी एक गाली बन गया है। हालांकि दुनिया भर में सियासत की जो बिसात होती है उस पे डील्स ही होती रहती हैं। यानी आप देखें बड़े बड़े मुल्कों में 3-3, 4-4 पार्टियों की हुकूमत होती है मखलूत। भारत में भी है, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी, स्वीडन में काफी दिनों से खबरें हैं, चमगोइयां हैं कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। आप इस हवाले से क्या इन्फॉर्म करेंगे? वाकई ही मुलाकातें हो रही हैं? देखिए, हमें तो कोई मालूम नहीं कि मुलाकातें, हमारे पास कोई इसके लिए बराह रास्त पैमाना नहीं है इसको मालूम करने का। लेकिन बतौर एनालिस्ट हम ये देख सकते हैं कि जब आप डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो उससे अंदाज़ा होता है कि फ़िज़ा में तब्दीली आपको बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है। और उसकी बुनियादी वजह यह हमें समझने की ज़रूरत है, भले बहुत सारे लोग इसको ना माने, कि मौजूदा निज़ाम की साख तकरीबन सिफर है। इसी वजह से आपने देखा कि सैलाब की तबाहकारियाँ इतनी हुई हैं। ये शदीद तरीन सैलाब है 1973 के बाद किस, और उसके बावजूद बाहर से कैश नहीं आ रहा बल्कि इमदादी सामान आ रहा है। वो भी हमने सुना है कि सिंध में ख़ास तौर पे मुख्तलिफ सेक्रेटरीज और ऑफिशल्स और वडेरों के घरों से वो सामान अभी निकल रहा है। तो इस निज़ाम की साख काफ़ी ख़राब हो चुकी है और इसकी वजह से हमारी मईशत बहुत बिल्कुल दिगरगूं हो गई है। तो मेरा ख्याल है ये एहसास है जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो वो हल्के जो कि पाकिस्तान की सियासत के रुख का तयन करते हैं, उनको इस अमर का एहसास हो गया कि जो प्रोसेस इमरान खान के ख़िलाफ़ फरवरी के अवाखिर में शुरू हुआ था और जो ख़त्म हुआ उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की सूरत में, वो प्रोसेस बुनियादी तौर पे उसमें कुछ गलतियां थी, कुछ गलत मफरूज़े थे जिनकी बुनियाद पे ये सारा काम शुरू किया गया। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि अभी कोर्स करेक्शन जिसको कहते हैं, यानी मामलात को दुरुस्त करने का अमल शायद शुरू हो गया होगा। तो आपको लगता है इम्तियाज साहब की जो सियासी मिजाज है वो आने वाले वक्त में तब्दील होगा? मरियम नवाज शरीफ साहिबा का भी जो अंदाज है वो थोड़ा सा जारहाना हमें दिखाई दिया। आप क्या कहते हैं कि हुकूमत का जाना ठहर गया है या फिर असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी? देखिए, असम्बलियां मुद्दत पूरी करें ना करें, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि मौजूदा सूरत हाल से निकलने का वाहिद रास्ता इंतखाबात हैं। और दूसरी बात कि ये चाहे वो मरियम सफदर हैं, चाहे शहबाज शरीफ हैं, चाहे उनके दूसरे साथी थे इत्तेहादी पीपल्स पार्टी वाले, इन सब को हुकूमत में आने की बड़ी जल्दी थी। ये सब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा चाहते थे और इन्होंने एहसास ही नहीं किया कि इनको किसी ने धक्का दे दिया है एक बहुत बड़ी दलदल में। और इन लोगों को ये भी एहसास नहीं था कि वो दलदल में जब जाएंगे तो उनके लिए वहां से निकलना मुश्किल होगा। और वो दलदल थी कि आपको IMF के साथ हमने अभी मुज़ाकरात करने थे, यूक्रेन पे रूसी जो हमला था वो शुरू हो चुका था, और उसके अलावा दुनिया भर में एक रिसेशन का तेल की कीमतें बढ़ रही थी उस वक्त। तो इन लोगों ने बुग़्ज़े इमरान में इतनी जल्दी की हुकूमत लेने में कि इनको एहसास नहीं हुआ कि जो बाद में ये कहते रहे कि जी हमें IMF ने तिगरी का नाद नचा दिया, हमारे खिलाफ साजिश हो गई है। मरियम साहबा तो बड़े दिन तक खामोश रही है ना। तो अभी शायद आपने ये भी फरमाया कि जो मुल्की सियासी सूरत हाल है वो इस वक्त स्टेबल नहीं है। हर रोज़ ही जो हुकूमत है वो भी हिचकोले खाती है, मुल्क जो सियासी निज़ाम है वो भी संभल नहीं पा रहा है। तो ऐसे में आपने बोला कि जो वाहिद हल है मतलब मुल्क को संभालने का, सियासी सूरत हाल को संभालने का, वो भी इंतखाबात हैं। लेकिन इंतखाबात
अगर दोबारा होंगे तो क्या हम स्टेबिलिटी की जानिब बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, और हमारे मुआशी हालात उसके साथ चूंकि कनेक्टेड हैं तो वो सूरत हाल कहीं खुदा ना खास्ता बदतर ना हो जाए, क्योंकि उसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को भुगतना ऑलरेडी पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब, आप हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और पूरी सूरत हाल के ऊपर तज्जिया सामने रख रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और एक और हलचल सिंध से जो इतलात आ रही है, कराची से हुकूमत की, विफाकी हुकूमत की जो अहम इत्तेहादी जमात है यानी MQM, वो इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। लापता कारकुनान की लाशें मिलने के बाद पार्टी वर्कर्स शदीद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और जुमेरात को लापता कारकुनान की नमाज जनाजा पर जो पार्टी ओहदेदारान थे वो भी बरस पड़े और उन्हें उनके गिरबान तक फाड़ डाले, उनको चाक किया गया। और इसी सूरत हाल के बाद MQM ने एक मर्तबा फिर से हुकूमत छोड़ने का इशारा दिया है। क्या करने वाली है MQM, इसी हवाले से बात करेंगे। सूरत हाल क्या है, हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा MQM साजिद अहमद साहब। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। कारकुनान की लाशें मिल रही हैं, हुकूमत में होने के बावजूद कारकुनान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम क्यों नहीं किया जा सका, क्या कहेंगे आप इस पर? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, गुज़िश्ता 5-6 सालों से MQM को तकरीबन 100 कारकुनान लापता है और किसी को 5 साल हो गए, किसी को 7 साल, किसी को 3 साल, इस तरह से। अच्छा, इस हवाले से MQM पाकिस्तान में पटिशन भी लगाई हुई है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सिंध हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इसके अलावा MQM इस हवाले से कानूनी जंग भी लड़ रही है। अच्छा, जब MQM प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ यानी PTI के साथ थी तो उस वक्त भी MQM पाकिस्तान ने अपने मुतालबात के अंदर लापता अफराद के हवाले से उनके आगे तमाम चीजें रखी गई थी। MQM के बंद ऑफिस के हवाले से, कराची के डेवलपमेंट के हवाले से, लेकिन साबका हुकूमत जो PTI की थी वो भी ना डेवलपमेंट करवा सकी, ना ऑफिस करवा सकी और ना ही लापता अफराद को वो रिहा करवा सकी। उनका कहना भी ये था कि हम बेबस हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमने मौजूदा गवर्नमेंट से मुआहदा किया, पाकिस्तान जो जिस तक मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातों की गवर्नमेंट हुकूमत बनी है। अच्छा, इसमें इनके आगे भी हमने तमाम चीजें रखी हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि ये भी पाकिस्तान के बच्चे थे, इस शहर में रहने वाले थे। ये शहर अरबों खरबों रुपए की मद में टैक्स देता है वफाक को, सिंध को 95% टैक्स दे रहा है ये, लेकिन इस शहर के बच्चों को हम ये समझते हैं कि शायद माफ नहीं किया जा रहा। गलतियां इंसान से होती हैं, सबसे होती हैं। अगर उससे कोई गलती हुई थी, अगर इन बच्चों से कोई गलती हुई है तो अदालतें पाकिस्तान के अंदर क्यों कायम है, या तो फिर इनको बंद कर दिया जाए। और फिर इन अदालतों का फायदा नहीं है कि अगर फैसला कोई और लोग करें और इस तरह मार कर इन मासूम लोगों को इस तरह से फेंक दिया जाए, और ये नाइंसाफी ज्यादती है। साहब, कारकुनान के कत्ल का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? देखिए, गुज़िश्ता 6-7 एक लापता अफराद कमीशन भी पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है। इसमें भी हमारे रुकन फैसल जरदारी उसके अंदर उसके मेंबर हैं, दीगर और भी पॉलिटिकल जमात के लोग उसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि वो कमीशन भी अपना काम कर रहा है और यकीनन जिन लोगों ने, जैसे इसमें MQM के कारकुन बसारत नाम है उनका, और इस वक्त मौजूदा MQM के MNA सलाउद्दीन भाई के वो साले हैं, उनकी वाइफ के भाई हैं। उनको भी शायद, उनकी वाइफ का भी कहना ये है कि हम जब जिस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया था, उनका कहना गिरफ्तार किया गया था तो हमने बाकायदा तौर पर इसकी FIR भी लॉन्च करवाई थी। इस तरह MQM के कारकुन आबिद अब्बासी को गुज़िश्ता 7 साल पहले गिरफ्तार किया था। वसीम राजू को भी इस तरह गिरफ्तार किया था और फिर उसके बाद उनकी लाशें इंटीरियर सिंध से मिली हैं। ये एक अलमिया है मेरे ख्याल में। देखिए, इस मुल्क के अंदर अभी गुज़िश्ता कुछ दिन पहले ही इस वक्त भी उसके असरात हैं, सैलाब आया हुआ है, पूरा सिंध सैलाब के अंदर इंटीरियर सिंध डूबा हुआ है। यानी कि गुज़िश्ता 70 साल के दौरान पानी के निकासी का कोई सिलसिला सिस्टम नहीं बना सके। सजाएं उन लोगों को देनी चाहिए जो इस मुल्क को खा गए, जिन्होंने लूट मार की, जिन्होंने करप्शन की, जिन्होंने चोरी की। मेरे ख्याल में स्टैंड उनके खिलाफ होना चाहिए, ना कि इन मासूम लोगों के खिलाफ। ठीक है, गलतियां होती हैं, सबसे गलतियों का अजाला भी होता है और जमातें अजाला भी करती हैं। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि उनसे बातचीत की जाती है और बातचीत MQM पाकिस्तान से मुस्तकिल हो रही है, कर रही है। इदारे भी दावा करते हैं और पाकिस्तान की मौजूदा और साबका हुकूमतें भी दावा करते रही हैं कि हमने कराची के अंदर अमन कायम कर दिया है और अब कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती कि जिससे मामला खराब हो। जब अमन है, सुकून है, उसके बावजूद फिर बदअमनी इस तरह से के लोगों की लाशें उनको गिरफ्तार करके उनको मार के फेंक देना, इस तरह से लोगों के
दिलों में, उनके जहनों के अंदर नफरत जन्म लेगी। अच्छा, क्या अब आपने बताया आप कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं, कोई बड़ा अहम फैसला भी क्या किया जाने वाला है मुस्तकबिल करीब में? कितने चांसेस मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर मैं आपसे पूछूं कि हुकूमत छोड़ने के हैं तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए बिल्कुल, क्योंकि फिर जब इस तरह के वाकयात हों और उसका रिएक्शन हमारे कारकुनान भुगत रहे हैं, बहुत गुस्सा उनके अंदर पाया जाता है, अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रहे हैं वो, और लोगों के अंदर भी गुस्सा है कराची को देने के बजाय उन्हीं की जान ली जा रही है। यानी ये शहर जो मुल्क को पाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, इतना रेवेन्यू जनरेट करके देता है, ना यहाँ डेवलपमेंट की मद में कोई काम होता है। अगर कोई बुनियादी गवर्नमेंट इलेक्शन 10 साल बाद हुए भी तो उसको भी बेख्तियार रखा गया, उनके भी हाथ पांव बांध के रखे गए, उनको भी इख्तियार नहीं दिया गया और उनको कुछ करने नहीं दिया गया। एनएफसी अवार्ड की मद में जब हमने जब कौमी असेंबली सेनेट से कौमी असेंबली से पास हुआ था, उसको हमने सपोर्ट किया था बाकायदा तौर पर। लेकिन जब एनएफसी अवार्ड पास हो गया तो हमें उम्मीद ये थी कि जब बिल पास हुआ है एनएफसी अवार्ड के, तो हमें उम्मीद ये थी कि चले आप छोटे सूबों को इख्तियार मिलेगा, उनको हुकूक मिलेंगे, सिटी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग मजबूत होंगे। लेकिन हमने देखा कि बाद में सूबे डिक्टेटर बन गए। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जहाँ पर इख्तियार भी ना हो शहर को, जहाँ इस शहर के बच्चों को मारा भी जा रहा हो, तो यकीनन फिर ऑप्शन ये होता है कि मौजूदा गवर्नमेंट से भी अलग हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और मेरे ख्याल में बेहतर ये कि हमेशा जब भी मुख्तलिफ सियासी जमातों का मफाद हुआ, तो जरूरत हुई तो IMQM के पास चल के आए। आपका जमाने में वो 90 आते चल के रहा। ये तो आपने अब क्लियर बात कर दी है, और इंडिया भी वफाकी हुकूमत को दे दिया गया है कि अगर हालात बेहतर नहीं होते हैं तो हुकूमत छोड़ने का जो इशारा या इंडिया दिया गया है MQM की जानिब से, वो आपने वाज़ेह कर दी। साथ यहाँ पर एक भी सवाल पैदा होता है कि कराची में अचानक से स्ट्रीट क्राइम्स जो अचानक से इतने बढ़ रहे हैं, जहाँ पर एक आम आदमी परेशान है, वहाँ पर MQM के कारकुनान का भी कत्ल किया जा रहा है। तो कोई शख्स इस वक्त कराची में अपने आप को महफूज नहीं समझ रहा है। नामालूम अफराद कौन है, कहाँ से आ गए हैं और जो सरगर्म हो गए हैं और मुख्तलिफ वारदातें हो रही हैं, इनकी रोकथाम अब कैसे की जाएगी? इस हवाले से ये एक बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है जो कि हमें नजर आ रही है। प्रोग्राम में अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो नाजरीन, बिलाखिर इंग्लैंड क्रिकेट टीम एक तवील इंतजार के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदानों को आबाद करने के लिए पाकिस्तान आन पहुंची, और इंग्लैंड की टीम का 17 साल के बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर शानदार इस्तकबाल किया गया। गैर मुल्की खिलाड़ियों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है, और आज 17 साल बाद जब इंग्लिश टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली शदीद सैलाबी सूरत हाल का सामना भी कर रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले T20 मैच की गेट मनी सैलाब मुतासरीन के फंड्स में देने का ऐलान कर चुका है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम सिलेक्शन के हवाले से अभी भी काफी सवालात उठाए जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इन प्रोग्राम अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट। भट्टी साहब, खुश आमदेद आपको कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। 17 साल के तवील अरसे के बाद अब इंग्लिश टीम पाकिस्तान की सरजमीन पर लैंड कर चुकी है। कितना अहम ये दौरा है? इसके बाद एक बड़ा क्रिकेट का मार्का भी आने वाला है। जी वालेकुम अस्सलाम नबिया। सबसे पहले तो जो आपने सैलाब की बात की, जाहिर है इस वक्त हमारे मुल्क में बड़ी बुरी सूरत हाल है। जो हम विजुअल्स देख रहे हैं, मेरे ख्याल में हालात उससे भी बहुत ज्यादा खराब है। और जो एक अच्छी चीज है, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात की। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इंग्लिश कप्तान जॉर्ज बटलर, मैं वहां मौजूद था, तो बटलर ने पहले तो ये कहा कि हम चाहते हैं कि क्रिकेट के ग्राउंड से पाकिस्तान के जो दुखी शहरी हैं उनको मुस्कुराहटें लौटा सके। फिर उन्होंने वादा किया कि इंग्लिश टीम और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड भी ये जो कैंपेन चल रही है सैलाब मुतासरीन के लिए, इसमें अपना रोल प्ले करेगा। तो इंग्लिश टीम भी ना सिर्फ कंसर्न है उनको, बल्कि उन्होंने कहा कि वो भी इस सैलाब मुतासरीन के लिए अपना हिस्सा डालेंगे। जहां तक आपने बात की कि 17 साल वाकई बहुत बड़ा अरसा है। 2005 में आखिरी बार इंग्लिश टीम आई थी। मेरा ख्याल में कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, अब इंग्लैंड की टीम आई, और जनवरी में अब न्यूजीलैंड की टीम ने आना है, साउथ अफ्रीका
श्रीलंका, जिम्बाब्वे ये आके चले गए, बांग्लादेश की टीम भी आई। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान में वो जो सिक्योरिटी के हवाले से खदशात थे वो तो खत्म हो गए, क्योंकि बड़ी टीमों को आने का मतलब यही है कि अब पाकिस्तान के हालात नॉर्मल हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इस सीरीज की बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपने वर्ल्ड कप की बात की, मेरे ख्याल में ये 7 मैचेस, उसके बाद एक टूर्नामेंट भी होना है न्यूजीलैंड में जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें। तो बहुत ज्यादा क्रिकेट है, T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा है, छोटा फॉर्मेट है। इसको कहते हैं कि जिस तरह आप 3 घंटे में कोई मूवी जाके देखते हैं, इसी तरह ये 3.5-4 घंटे का मैच होता है। तो लोग इस फॉर्मेट को पसंद भी बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन लोग ये सोच रहे थे कि जब टीम कल ऐलान होगी तो शायद सिलेक्टर्स सरप्राइज कर देंगे। वाकई उन्होंने सरप्राइज कर दिया, कोई तब्दीली ना करके। मेरे ख्याल में कुछ तब्दीलियां थी जो सिलेक्टर्स कर सकते थे, लेकिन अच्छा, मैं उसी पर आना चाह रही हूँ, आपकी राय क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। अगर इंग्लिश टीम की बात करें अभी तो उनको बेन स्टोक्स और जॉनी बेस्टो की खिदमात हासिल हैं। इसके अलावा इंग्लिश टीम ने इस साल 11 T20 में से 4 जीते हैं। पाकिस्तान में बार बार बात की जा रही है कि बाबर आजम अभी फॉर्म में नहीं है, तो क्या स्ट्रैटेजी पाकिस्तान टीम की हो सकती है और इंग्लैंड की वो कौन सी स्ट्रैटेजी है या कौन सी वीकनेस है जिसको पकड़ना पड़ेगा, जिस पर मेहनत करनी पड़ेगी और हमें अपनी टीम में जो स्ट्रैटेजी है उसकी तब्दीली लानी पड़ेगी? देखिए नबिया, एक तो पाकिस्तान की बैटिंग जो अभी हमने एशिया कप में देखा, हमारी बैटिंग जो है वो तसलसल के साथ परफॉर्मेंस नहीं दे रही। पूरी टीम पिछले 1.5 साल से बाबर आजम ने इस टीम का बोझ अपने कांधों पे उठाया हुआ था। बाबर आजम और रिजवान टॉप ऑर्डर से जब रन करते हैं तो नीचे वाले बैट्समैनों को सहारा मिलता है। मेरे ख्याल में वो जो 3 पोजीशन है ना, इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली और खुशदिल शाह, यहाँ पर हमें कोई एक मंझा हुआ बैट्समैन लाना चाहिए था जो अगर टीम कहीं बीच पे लड़खड़ाती तो उस टीम को सहारा देते। लेकिन चीफ सिलेक्टर साहब कह रहे हैं कि हमने मुस्तकिल मिजाजी की पॉलिसी अपनाई है। आई होप कि अल्लाह करे कि जो वो सोच रहे हैं वैसे ही रिजल्ट हों। लेकिन मेरा ख्याल तब्दीली तो बनती थी। आप शोएब मलिक को डाल देते, आप सरफराज अहमद को डाल देते। असद शफीक हालांकि इस फॉर्मेट के प्लेयर नहीं है, लेकिन रिसेंटली हमने देखा है कि उन्होंने भी अपना स्टाइल चेंज किया। T20 में उनकी भी परफॉर्मेंसेस है। फिर शान मसूद को बहरहाल बिलाखिर फखर जमान के अनफिट होने से एक शान मसूद को टीम में आने का मौका मिल गया। इंग्लैंड की टीम देखिए रिसेंटली 3 सीरीज हारी हुई है। भारत ने उन्हें हराया, वेस्ट इंडीज ने हराया और गालिबन एक और टीम शायद बांग्लादेश की 3 सीरीज वो हारी हुई है। फिर वो अच्छा भट्टी साहब, सरफराज के हवाले से बार बार सवालात उठाए जा रहे हैं कि उनको चांस क्यों नहीं दिया जा रहा या दिया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा सख्त जुमला होगा, लेकिन मेरे ख्याल में डिसऑनेस्टी है कि एक सीनियर बैट्समैन, या तो फिर आपने एज फैक्टर अगर लगा दिया कि चले 30 साल से ज्यादा कोई प्लेयर नहीं लेंगे, तो और भी बड़ी उम्र के प्लेयर मौजूद हैं। लेकिन मोहम्मद हारिस जो रिप्लेस कर रहे हैं सरफराज को, नौजवान हैं, उनकी T20 में डोमेस्टिक में PSL में परफॉर्मेंस थी, उसके बाद वो परफॉर्मेंस दे नहीं सके। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो उनको वनडे मैचेस खिलाए गए उनमें भी वो नाकाम रहे। मेरे ख्याल में हारिस के पास बड़ा कैरियर पड़ा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में बैटिंग करना जरा मुश्किल होती है। आपके पास नंबर 1 चॉइस तो इस वक्त मोहम्मद रिजवान है, तो अगर सरफराज को शामिल कर लिया जाता, और सरफराज अभी रिसेंटली जो नेशनल T20 चल रहा है उसमें 4-5 जो पाकिस्तान के जो टॉप बैट्समैन हैं नेशनल T20 के, उनमें से एक है। तो मेरे ख्याल में सरफराज को टीम में रखना चाहिए था। लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि सरफराज के नाम के आगे अब सिलेक्शन कमेटी ने जिस तरह शोएब मलिक, मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज के आगे लकीर खींच दी है, अब मुझे नहीं लग रहा कि सरफराज अहमद को भी सिलेक्शन कमेटी फ्यूचर में कंसीडर करना चाहती है। ठीक, दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम में इंजरीज का भी बहुत बड़ा मसला है। हम देख रहे हैं कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अनफिट हैं, खासतौर पर अगर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो बोर्ड को इस हवाले से भी संजीदगी इख्तियार करने की बहरहाल ज़रूरत है, ताकि जो वर्ल्ड कप का एक मार्का आ रहा है उसमें हमारे जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंस से हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो मुस्तफीद हो सके। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान को। इसके साथ ही प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको करेंगे दोबारा ज्वाइन, साथ रहिएगा। Pakistan, Pakistan, Pakistan,
वेलकम बैक न्यू पाकिस्तान में खुशामदीद। तो नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने नए अदालती साल पर चीफ जस्टिस के खिताब को मायूस कुन करार दे दिया है। इस सिलसिले में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस को मुश्तरका खत लिखा है और इस खत में दोनों जजेस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट तन्हा चीफ जस्टिस का नहीं बल्कि तमाम जजेस पर मुश्तमिल है। चीफ जस्टिस ने अपने खिताब में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और उन पर तनकीद का जवाब दिया और यकतरफा बात की और ज़ेरे समात मुकदमात पर तबसरा किया, जो कि परेशान कुन बात है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर शोएब शाहीन साहब। शोएब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। अदलिया में जो मुख्तलिफ आरा खुलकर सामने आ रही है, हमारे निज़ाम अदल के लिए अच्छी चीज़ है या बुरी, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि डिवीजन तो हर जमाने में सुप्रीम कोर्ट में रही है और बाकी अदलिया में भी रही है और ये डिवीजन अब जरा खुल के सामने आ रही है और हर जमाने में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मुख्तलिफ जज साहिबान के दरमियान होती रही है। वो टू जजमेंट्स हुआ करती थी, यानी जो भी जज साहब एक सीनियर जज है उसको ये अख्तियार होता है कि जब वो कोई फैसला करने लगते हैं तो या वो खुद फैसला करें, लिखें, या वो अपने जो साथ ही जज हैं उनको भेज दें और वो उसको लिखें और फिर जो जजमेंट एक आती है उसके साथ या एक जज साहब दूसरा या तीसरा जो है वो या एग्री करता है या उससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देता है। यानी अपनी जो लॉ की तशरीह है वो अपने हिसाब से या इनकी जो तशरीह है वो अपने हिसाब से या उनकी जो समझते हैं कि ये दुरुस्त तशरीह है वो करते होते हैं और हर जमाने में ये रहा है, क्योंकि अदलिया में हमेशा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो कभी मिनॉरिटी व्यू होता है, कभी मेजॉरिटी व्यू होता है, वो अक्सर रहा है। सिर्फ चंद एक साल जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस थे, जब वो बहाल होकर दोबारा आए थे, तो उनके जमाने में आमतौर पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत कम हुआ करता था। लेकिन जो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का इम्पैक्ट मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं या फिर अनदर वे? थोड़ा सा मैं तो उसको, सच्ची बात है, अगर मुझे मेरी जाती राय लें तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। सही। उसकी वजह यह है कि एक डेकोरम चीजें, कुछ ऐसी चीजें कि जो एक चीफ जस्टिस साहब ने अपनी ओपिनियन जो दी है या एज ए चीफ जस्टिस उन्होंने खिताब फरमाया है, क्योंकि ये तो किसी कोर्ट या जजमेंट में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, ये तो वो उस स्पीच के मुतालिक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दी है। हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही स्पीच किया करते हैं जब नया साल आता है और उसमें सारे इकट्ठे होते हैं, उसमें अटॉर्नी जनरल की भी स्पीच होती है तो या फिर रेफरेंस पे जब स्पीच उनकी होती है, तो मेरा ख्याल है कि बेहतर तो ये था कि अगर ये कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था तो ये बंद कमरे में होता और ये फुल कोर्ट की मीटिंग में होता या उनके दरमियान होने वाली कोई भी मैटर है वहाँ होता। इसका ओवरऑल अदलिया को, जुडिशल सिस्टम को नुकसान ही होता है जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पब्लिश होती है या पब्लिकली सामने आती है। तो मुनासिब तो ये था कि ये जुडिशल सिस्टम के लिए भी बेहतरी होती, तो जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था इट शुड हैव बीन विद इन द लिमिट्स ऑफ विद इन दी फोर कॉर्नर्स और उसके अंदर होता। अगर किसी मीटिंग के दरमियान में होता और पब्लिश ना होता तो ये ज्यादा बेहतर था। बहरहाल अब चूंकि सामने आ गया है, लेकिन एक बात तय है कि अब जो सूरत हाल है इन दी लॉन्ग रन इस ट्रांसपेरेंट निज़ाम इंसाफ के लिए ये भी जरूरी है कि कोई चीज छुपाई ना जाए। सही। जो चीजें हैं वो खुल के सामने आनी चाहिए और खुल के सामने बात करनी चाहिए। ये दो मुख्तलिफ आरा हमेशा चलती रही हैं और ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शुरू से ही रहा है, लेकिन अब जिस तरह से वक्त तेजी के साथ तब्दील हो रहा है, मीडिया इतना ज़्यादा फाल है, सोशल मीडिया पर इतने तज्ज़िये और तबसरे चलते हैं और ऐसे में जो मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है, आपके ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम को। इसके साथ ही बढ़ेंगे हेडलाइन ब्रेक की जाने, जिसके बाद आपको प्रोग्राम में दोबारा ज्वाइन करेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो नाजरीन, वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की तर्ज़े हुकूमत पर मुल्क भर में
एक जानिब शदीद तनकीद तो हो रही है, लेकिन उनके बैरून जो मुल्क जो बंदोबीन और अफराद से उनकी मुलाकातों का जो सिलसिला है वो भी जारी है और इन मुलाकातों का खूब चर्चा हुआ है हर जगह। सऊदी वफ्द का दौरा हो या फिर के तुर्क हुकाम से मुलाकातें हों, सवात में फंसे हुए जर्मन सयाहों की खैरियत दरियाफ्त करना हो या फिर बलोचिस्तान में बलोच बच्चों से तारफी मुलाकात हो, वजीर आजम शहबाज शरीफ हर मुल्क के फर्द के साथ उनकी कौमी ज़बान में गुफ्तगू कर रहे हैं और ये वीडियो वायरल हुई है ऑन सोशल मीडिया और बड़ा पसंद भी किया जा रहा है। बहुत दिलचस्प लम्हात भी लग रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने उनकी कौमी ज़बानों में गुफ्तगू की और सबके दिल मोह लिए। मैं चाहूँगी ये वीडियो आप भी एक बार देखें। अहलन व सहलन या दयूफ अंतुम दयूफ तबन लाकिन इखवान। आज दोवें टीमा हमसाया टीमा आज फाइनल मैच कबड्डी दा खेडणगे। जे हिंदुस्तान जित गया तो साढ़े हमसाया जित गए, असी तुहानू मुबारकबाद देंगे। जे पाकिस्तान जित गया तो तुहाडे हमसाया जित गए, तुसी मैनू मुबारकबाद देना। अखवान करीम अना मशकूर जिद्दन लिस्सादा वल्लाहु अज़ीम अंतुम दयूफ लाकिन इखवान हादा व हादा बलदी व बलदुकुम। This humanitarian issue in Afghanistan is a challenge not only for neighboring countries like Pakistan, Iran and other countries, but not only for entire Ummah but the entire world. तो जनाब ऐसी वीडियोस मंजर आम पर आ रही हैं, लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं, दिलचस्प भी इंटरेक्शन लग रहा है पीएम साहब का। और इसके बाद हर ज़बान पर ज़द-ए-आम ये बात है कि वज़ीर आज़म साहब को आखिर कितनी लैंग्वेजेस आती हैं। बहरहाल जितनी भी लैंग्वेजेस आती हैं उनका जो ये तर्ज था वो लोगों को पसंद आ रहा है और एक अच्छा इमेज इंटरनेशनली पाकिस्तान का जा रहा है, जिस पर दाद तो बनती है। जहाँ पर एक वीडियो हमने आपके साथ शेयर की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के दिल मोह लेने वाली वीडियो, वहीं पर दूसरी जानिब चेहरों पर उदासी छा जाती है जब हम बात करते हैं सैलाब से मुतासरा इलाकों की या वहाँ पर फंसे हुई फैमिलीज़ की या बच्चों की। अब जो खबर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इन दिस सेगमेंट, ये बड़ी ही एक दिल दहला देने वाली सूरत हाल है फॉर मी बीइंग अ मदर, या वो तमाम लोग जो इस वक्त देख रहे हैं। सैलाब से बहुत बड़ा तबका, बहुत सारी बड़ी तादाद में लोग मुतासर हुए हैं। मुतासरा इलाकों में बच्चे बराए फ़रोख्त, अगर कोई माँ अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर अपने बच्चों को बेचने के लिए पेश कर दे तो आप सोचें कि इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है। हर तरफ पानी ही पानी है, ना चादर ना चार दीवारी है, खुले आसमान तले सड़कों पर बैठे ये लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं। सैलाब मुतासरीन शदीद परेशानी की हालत में, खुराक की कमी है और कोई मदद यहाँ पर एज सच दिखाई नहीं दे रही है। अब ऐसे में ही सैलाब से मुतासरा एक खातून ने अपने बच्चों को फ़रोख्त करने के बारे में सोचा है। एंड ट्रस्ट में कि कोई भी औरत या कोई भी माँ हो वो ऐसा नहीं सोच सकती, लेकिन सोचें कि इसमें भी इस ख्याल में, इस सोच में, इस फैसले में भी शायद उस माँ की ममता कितनी शदीद है जिसने ये सोचा हो कि अगर मैं अपने बच्चों को फ़रोख्त करूँगी तो शायद इनकी भूख मिट सके, शायद ये यहाँ इन बदतर हालात से निकल कर कोई बेहतर ज़िंदगी जी सके। तो शायद इन हालात में भी वो अपने बच्चों की बेहतरी सोच रही है। आप सोचें कि कितनी मजबूर होगी वो माँ जिसने अपने बच्चों को बेचने के बारे में सोच लिया है कि वो इन हालात से बाहर निकले तो शायद पेट भरकर खाना ही खा सकें। बात करेंगे इन्हीं खातून से जो ना जाने किन हालात का शिकार है, किन हालात का सामना कर रही हैं। रुखसाना शकील इनका नाम है। रुखसाना, पहले तो जब मुझे ये ख़बर मालूम पड़ी तो मेरा दिल दहल गया। मैं काफ़ी परेशान हुई कि कोई माँ कैसे इतना बड़ा फ़ैसला कर सकती है। आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है आप खुद भी बहुत परेशान होंगी। किन हालात का सामना करना पड़ रहा है आपको रुखसाना? सैलाबादी हमारे घरों में आ गया, इतना पानी घुस गया, चारों तरफ हम बूढ़ चुके थे। अपने बच्चों को खींच के रोड से मेन सड़क पे लेके आए, आसमान के नीचे बैठे हैं, कोई जगह नहीं हमारे पास रहने के लिए, खाने के लिए, बच्चों के लिए कुछ नहीं है। शोर जो है लापता है, पता नहीं है किधर नहीं है। 4 बच्चे हैं मेरे,
मैंने मजबूर हो के ये बात करी है कि मेरे बच्चों को खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा, और मैंने जो है ना बच्चों को खाने के लिए वजह से सोच के, ताकि मुझे कुछ भी नहीं मिला है। बारिश पड़ रही है, छोटे छोटे मेरे बच्चे रो रहे हैं, पीट रहे हैं, कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा। मैंने ये सोचा कि जब मैं खुद मजबूर हूँ, जा अपने बच्चों को साथ लेके मर जाऊँ, जा बच्चों को बेच दूँ, जाके आगे जाके सुकून का खाना तो खा सके पेट भर के, नहीं तो एक माँ की। जी रुखसाना, आपसे मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जो आपने एक जुमला बोला ना कि आप अपने बच्चों को लेकर खुद भी मर जाएं, ये सोच आपने अपने जहन में नहीं लाने देनी है। मैं आपसे गुफ्तगू तो करूंगी और मुझे पता है, अंदाजा है हमें कि बहुत तकलीफ में आप होंगी, लेकिन ये जो सोच आपको आ रही है अपनी जिंदगी खत्म करने की, आपने इससे अपने आप को बाहर निकालना है और कोई भी इतना शदीद फैसला नहीं करना दो कि ये एक मुश्किल टाइम है, एक मुश्किल वक्त है, मुश्किल दौर है, लेकिन मुझे मेरे रब से बड़ी उम्मीद है और ये उम्मीद आपको भी खत्म नहीं करनी चाहिए। इंशाल्लाह हालात बदलेंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि हम खबरों में देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मिकदार में खाना यहाँ पर तकसीम किया जा रहा है, एड पहुँचाई जा रही है। तो कितनी देर से आपके बच्चे भूखे हैं यहाँ पर? क्या खाना नहीं पहुँचा आप तक? हमारे तक खाना नहीं पहुंचा। आप तो 5-6 दिन हो गए, बिल्कुल पानी भी नहीं मिल रहा है रोड पे। हमारा तो खाना पीना जो मिलता था ना, वो भी अभी बंद कर दिया इन लोगों ने। जो हम हयात फाशकेली के धूप के मरे निकले हैं ना, इधर रोड पे बैठे, वो तड़प रहे हैं। जिस भी सिफारत हो रही है ना, उनको मिला जा रहा है, उनको दे रहे हैं। जैसे हमारे गरीब जैसे खुले आसमान के बैठे हुए हैं ना, उसकी तरफ नजर ही नहीं मारते हैं। हमारे बच्चे ऐसे तड़प रहे हैं जैसे पानी से मछली निकाल के बाहर छोड़े ना, तड़पती ऐसे। हम बड़े भी खुद, हमारे तो सर के नीचे भी कोई चीज नहीं है, ऐसे धूप में करे हैं। आप देख सकते हो हमारी तस्वीरें, हमारी बच्चों की, हमारे बच्चों का ऐसा हालात हुआ पड़ा है। जिन बड़े बड़े लोगों का वास्ता है रिश्वत और उनको दे रहे हैं, गरीब आवाम को कोई भी नहीं पूछ रहा है, कोई भी तस्लीम नहीं कर रहा है। मतलब पानी हमारे घरों के अंदर भी इतना पानी है। रुखसाना, ये जो सूरत हाल आप बता रही हैं, ये पहले दिन से सैलाब आने के बाद से ही ऐसे है, या अब आपको लगा है कि बस जो भी फलाही इदारे आए या जो भी हुकूमत ने इमदाद की, अब नहीं, या पहले दिन से ही सूरत हाल इतनी ही खौफनाक है? पहले दिन से ऐसे हमारे को दिखाई दे रही है। हम तो ऐसे ही महसूस कर रहे हैं, हमारे को मतलब नहीं खाने के लिए, नहीं पीने के लिए। हमारी दरपदरी इतनी हो गई है, जो खुले आसमान के नीचे हम बच्चे लेके बैठे हैं, कोई हमारी तरफ नजर नहीं मारता। जिसके पास जाते हैं वो अपने सीने पे हाथ मार के जाता है, बोलता है हाँ तुम्हारी हेल्प करेंगे। अभी तक हमारे को कुछ भी नहीं मिला। मेरे बच्चे, अभी भी मैं कसम खा के बोलूंगी कि मेरे बच्चे ऐसे भूखे सोए हुए हैं। मैं इतनी परेशान हूं। किस इलाके से आपका ताल्लुक है? जरा थोड़ी सी तफसीलात हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हो सकता है कोई आला हुकाम आपको इस वक्त देख रहे हो, वो आप तक पहुंचने की कोशिश भी करे, आपको देखने के बाद, आपकी आवाज़ सुनने के बाद, क्योंकि नियो पाकिस्तान इस वक्त आपकी आवाज़ बना हुआ है, पूरे पाकिस्तान में आपको देखा जा रहा है। किस इलाके से आपका ताल्लुक है और यहाँ पर क्या सबका ही ये हाल है? जी हाँ, सबका ये जुडो शहर में हयात फाशकेली में हमारा घर है। जिस भाई ने ये वीडियो हमारी बनाई है ना, उसके बराबर में उसका घर है। वो हालात देख रहा है, बेचारे अपने घर से खाना लेके दे रहा है, कभी बच्चों को, कभी कैसे कर रहा है। बच्चा मेरा एक छोटा है, मतलब 7 महीने का, वो दूध पीता है, उसके दूध के लिए भी पैसे नहीं। मैं ऐसी परेशान हूँ, हर एक के आगे हाथ मांगती हूँ, कोई तो देता है, कोई तो नहीं देता। इसका बाप भी इधर नहीं है, लापता है, पता नहीं किधर है किधर नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। इसी वजह से मैंने बोला कि मैं अपने बच्चे बेचूं ताकि ये पेट भर के जाके खाना खावे। मेरी मजबूरी सुन के मेरी हेल्प करे कोई। अभी अच्छा, तक मेरी हेल्प कोई आप ये कह रही हैं कि सिंध का इलाका ये झुंडो है, ये किस तरफ इलाका थोड़ा सा लगता है? थोड़ा सा हमें बताएं ताकि आपको देख सकें। और आप जो बता रही हैं कि ओवरऑल यहाँ पर सबके हालात ही ऐसे हैं, यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा। आई कांट बिलीव इट। ये जो नहर अभी जा रही है, सिंध नाली, बिल्कुल हमारे घर के बराबर थी। पानी जो आया ना, हमारे घरों के अंदर पलट पड़ा। हम सोए पड़े थे, बस ऐसा पता चला कि हमारी चारपाइयों पे पानी आ गया। हम लोग बच्चों को उठा के भाग के निकले। हमारे पास कोई लेना नहीं, बिछाना नहीं, बैठना कुछ भी नहीं। बच्चे हमारे एक एक सूट में हैं। वो जो कपड़े भी मतलब ऐसे गंदे हुए पड़े हैं कि कोई बात ही नहीं है। हम नहीं खाने को, नहीं पहनने को, ऐसे ऐसे रोड पे बैठे हैं जैसे
भिखारी भीख मांगते, ऐसे हम बैठे हैं। रुखसाना, शुक्रिया आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम को, और बहुत ही एक खौफनाक सूरत हाल है जो आपने शेयर की कि एक माँ जो है वो अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हो गई है। उसको अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की अगर थॉट्स या ख्यालात आ रहे हैं, आप सोचें कि हम कितना मेक श्योर करते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल भी भूखा ना हो। उसको ज़रा सी भूख लगती है तो हम वक्त से पहले ही उसका फीडर, उसका खाना, हर चीज़ तैयार रखते हैं। तो एक लम्हे के लिए आप तसव्वुर करें अपने आप को उन हालात में जिन हालात में इस वक्त बलोचिस्तान, सिंध और तमाम सैलाब मुतासरा इलाकों की माओं को सामना करना पड़ रहा होगा। अपनी भूख तो माँ बाप बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन अपनी औलाद को बिलकता हुआ शायद ही कोई देख सके। मैं वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की तवज्जो यहाँ पर ज़रूर दिलवाना चाहूँगी कि प्लीज़ आप नोटिस लें, इस खातून से रब्ता करें, आपकी टीम इस खातून से रब्ता करे जो इतनी मजबूर हो गई है कि अपने बच्चों को बेचने तक के बारे में सोच रही है। वो तमाम मुखय्यर हजरात जो कि इस वक्त मदद कर रहे हैं, इमदाद कर रहे हैं, वो तमाम NGOs, तमाम फलाही इदारे जो कि सिंध, बलोचिस्तान, सैलाब मुतासरा इलाकों तक पहुँच रहे हैं, काइंडली इस इलाके को भी अपनी नज़र में रखें, इस पर भी तवज्जो डालें, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल जो सिचुएशन अभी रुखसाना ने हमारे साथ शेयर की वो कोई कदरे बेहतर नहीं दिखाई दे रही है। प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे सेगमेंट्स। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का, और कराची के हालात का जो कि लग रहा है कि शायद ठीक होने का अब एक ख्वाब ही रह गया, जहां पर एक जानिब स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो रहा है, जहां पर नालों से ताफुन उठ रहा है, बारिश हो रही है तो बारिश का पानी रहमत की बजाय जहमत बन रहा है, और अब ऐसे में ही डेंगू की वबा जो फूट रही है, और उसके बाद इंतज़ामिया की जो कारकर्दगी है या जो वो काम कर रहे हैं उनकी जो जिम्मेदारी है, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान उठाया जा रहा है कि इस शहर में आखिर लोगों के साथ क्या किया जा रहा है। डेंगू की मरीजों में तादाद 4000 से तजावज़ कर गई है। 1 दर्जन इस वबाई मर्ज से अफसोसनाक फैक्ट सामने आ रहे हैं कि वो जाम बहक हो चुके हैं। शहर का मरकजी अस्पताल अब्बासी शहीद अस्पताल इस शहर का नोहा बयान कर रहा है, जहां पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोग हॉस्पिटल्स पहुंचते हैं अपनी सेहत ठीक करने के लिए, अपनी बीमारी को भगाने के लिए, मगर जो कराची के हॉस्पिटल्स हैं वहां पर मरीजों के लिए बेड मुयस्सर नहीं है। गंदगी जगह जगह यहाँ पर मौजूद है। तो इंतजामिया और सूबाई हुकूमत एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, कुछ दिखाई तो वैसे नहीं दे रहा है, लेकिन हम जानने की जरूर कोशिश करेंगे। बहरहाल आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट जरूर है, अपील जरूर है कि अपनी सेहत का आप खुद ख्याल रखें। डेंगू चूंकि इतना ज़्यादा फैल रहा है, ऐसे में मच्छरदानी का आप इस्तेमाल करें, अपने घर में स्प्रे ज़रूर रखें, हो सके तो अपने घर के आसपास पानी को जमा होने मत दें। बहरहाल ये तो डेंगू के हवाले से बात हुई, और अस्पतालों की भी अबतर सूरत हाल है। आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि यहाँ के हुक्मरानों को कभी तो अवाम का ख्याल आए ही। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और एक अब अच्छी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। फ़ख्रे पाकिस्तान आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे, उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, लेकिन कारनामा जो है वो पहले आपके साथ शेयर करते हैं। 9वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2022 किर्गिस्तान में हुई। पाकिस्तान स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम ने नई तारीख कायम कर दी और पाकिस्तान की 11 रुकनी स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम ने मर्दों खवातीन सब जूनियर सीनियर मास्टर कैटेगरीज में हिस्सा लिया और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए 4 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर, 6 ब्राउन्जर मेडल हासिल किए। मजमूई तौर पर चौथी पोजीशन पाकिस्तान ने हासिल की। और इस वक्त हमारे साथ जो स्टूडियोज में मेहमान मौजूद हैं उनका भी मैं तारुफ करवाती चलूँ। नाजिया सज्जाद शाह जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया, और उनके साथ मौजूद हैं अहमद अली शुएब, गोल्ड मेडलिस्ट। तो बहुत बहुत आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। नाजिया बहुत बहुत मुबारक हो आपको, कैसा फील हो रहा है आपको? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये अपॉर्चुनिटी मिलना मेरे लिए, मुझे एक चार्म हो रहा था कि मैं ग्रीन कोट पहनूंगी, तो मुझे इस चार्म ने ही ले डूबी मैं ना कि मैं एक ये ग्रीन कलर पहनूंगी। इसकी एक अपनी ही एक रिस्पेक्ट है। और जब ग्रीन कलर पहनेंगी और उसके बाद इस पर आप तमगा सजाएंगी। हाँ, ये तो अल्लाह ने इज़्ज़त दी, अब हमें चाहिए इस इज़्ज़त को संभाल के रखें। तो अल्लाह ने इज्जत दी, लेकिन उसके पीछे आपकी मेहनत भी बहुत साथ थी, मेहनत भी बहुत है ऑफ कोर्स।
बैक टू योर क्वेश्चन क्या था? अहमद से भी मैं पूछना चाहूँगी, अहमद जब गोल्ड मेडल मिला ऑब्वियसली तो बड़े फ़ख्र का लम्हा होता है पाकिस्तान के लिए, तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन ख़ुद भी जज्बात इंसान के बड़े उस वक्त हाई हो जाते हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी मदर जो है वो पहले इंटरनेशनल गोल्फर थी, वो भी पहनती थी ग्रीन कोट, तो उनको देख देख के फिर मुझे भी शौक हुआ कि मैंने भी पहनना है ग्रीन कोट। तो अल्लाह ताला ने इंस्पिरेशन आपको आपकी मदर से मिली। नाजिया, आपको किससे इंस्पिरेशन मिली? मैंने एक टाइम में मेरा वेट काफ़ी एक्सीड कर गया था, बहुत ज़्यादा ना, तो ये कोविड स्टार्ट हुआ था, उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना वेट लूज़ करूँगी। सही। तो मैंने वहाँ से फ़िटनेस ट्रेनिंग स्टार्ट की और फिटनेस ट्रेनिंग स्टार्ट करते करते मुझे यहाँ ले आई। फिर मैंने UMT में एडमिशन लिया अपना पढ़ने के लिए, तो वहाँ पता चला कि UMT स्पोर्ट में मैं 25 अबव लड़कियाँ नहीं खेल सकती, क्योंकि मैं HSC की तरफ से नहीं खेल सकती। लेकिन HSC की तरफ से नहीं खेल सकती तो नेशनल या इंटरनेशनल तो खेल सकती हैं, क्योंकि मैं इंटेंसिव एक्सरसाइज और इंटेंसिव जिम करती थी। तो वो तो मैंने अपने आप को वेट कितना इस पूरे अरसे में आपने? मैंने 20 से 22 किलो कम किया था। कितने अरसे में? मैंने 6 से 7 महीने में कम किया था। और उसके बाद मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंसिव जिम करती थी, मुझे जिम के लोग देख के हैरान होते थे कि ये मर्दों जैसा जिम करती है, लड़की कुछ करेगी आगे कुछ करेगी। तो मैंने कहा क्यों ना, जब लोग कहते हैं क्यों ना मैं अपने आप को आजमा लूँ। तो UMT स्पोर्ट की तरफ से तो मुझे पता चल गया था कि मैं 25 अबव हूँ, तो HSC की तरफ से नहीं खेल सकती, तो मैंने नेशनल में अप्लाई कर दिया था। और फिर सर अकील भट्ट ने मुझ पर बहुत मेहनत की और मैं यहाँ तक आ गई। सर अकील भट्ट ने ओपन सबको कहा हुआ है कि जो अगर करना चाहता है मैं उस पर मेहनत करूँगा, लेकिन आपके अपने ऊपर भी तो है ना, सर तो करेंगे ही करेंगे आपको बनाने के लिए, लेकिन अगर आप कर सकते हुए तो अगर आपके अंदर इतना पोटेंशियल हुआ तो वो ही उभर के बाहर आता है ना। अब जैसे पूरे पाकिस्तान में से उन्होंने 11 लोगों को सिलेक्ट किया था, मैं कराची से हूँ, बाकी कोई गुजरात से भी थे, मेलसी से भी थे, मुल्तान से भी थे, सबको सिलेक्ट करके वो 11 रुकनी टीम को लेके गए थे और ये हम सब के लिए बड़ी फख्र की। अच्छा नाजिया, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और वो इस टाइप सोच भी रहे होंगे, तो उनकी रहनुमाई के लिए मैं ऑब्वियसली आपसे जानना चाहूँगी कि ये स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और इंक्लाइन बेंच क्या होता है? स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ चेक की जाती है। इंक्लाइन बेंच एक एक्सरसाइज है जो कि अमूमन सब जिम्स में होती है। एक इसके अंदर ये हमारा जो इवेंट था, इसके अंदर 2 इवेंट होते हैं। एक इंक्लाइन बेंच होती है, देखिए हमारे पास एक होती है वेट लिफ्टिंग, एक होती है स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, एक होती है पावर लिफ्टिंग। ये तीनों आपस से रिलेटेड हैं लेकिन अलग अलग हैं। अब वेट लिफ्टिंग के अंदर तो आप वेट उठाते हैं, आपने नूह भट्ट साहब को देखा, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, वो वेट लिफ्टिंग का बड़ा नाम रोशन किया, वो वेट लिफ्टिंग थी। हम जो करते हैं वो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग होती है। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के अंदर हमारी 3 एक्सरसाइज आती है। एक होता है इंक्लाइन बेंच, एक होता है आपका हैक और एक होता है कर्ल। इनके 2 इवेंट होते हैं। जैसे हमने 2 मेडल पहने हुए हैं, तो ये जो इंक्लाइन बेंच होता है वो आपकी इंक्लाइन पोजीशन होती है और आपने इस तरह वेट उठाना होता है और वो आपका टोटल काउंट किया जाता है कि किसने किससे ज़्यादा उठाया, फिर उस बेस पे मिलता है। अब जैसे हम 6 ममालिक वहाँ पे आए हुए थे, इंडिया, सऊदीया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान। तो हमने अपनी अपनी पोजीशन में जो है वो अपनी अपनी कैटेगरी में, मैंने मास्टर में खेला था, मेरी कैटेगरी में मेरे दोनों में सिल्वर आए हैं, इन्होंने सब जूनियर में खेला था, इनका एक में सिल्वर और एक में गोल्ड आया है। ट्रेनिंग कितनी टफ होती है, जैसा कि अभी नाजिया बता भी रही है, कितना अर्सा आप ट्रेनिंग करते रहे, वो कितनी डिफिकल्ट रही? मैम पहले तो मैं तकरीबन साल में ट्रेनिंग करता था और अभी ये चैम्पियनशिप से पहले सर अकील भट्ट जो है इन्होंने एक कैंप लगाया था 2 महीने का। उसके अंदर सर ने मतलब एक्सट्रीम ट्रेनिंग करवाई, जिसके अंदर हमें सही रूल्स का और पता चला कि स्ट्रेंथ पहले करते थे, बेंच कर लिया और हैक लिफ्ट कर ली, सीरियस नहीं करते थे। लेकिन जब सर ने कैंप लगाया तो सर ने कहा कि आपने ये करना है और ये करना है, तो फिर हमने अपना इसके एक्चुअली ना देखें, जिम हर कोई कर सकता है, एक्सरसाइज हर कोई कर सकता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। अब जैसे मैं इंक्लाइन जो है वो जिम में करती थी, वो डिफरेंट था। जैसे मुझे पता चला कि ये एक गेम है और इसे एक प्रॉपर करता है, इसके एक रूल्स होते हैं। उसको अपने चेस्ट तक लेके आना होता है, इंक्लाइन बेंच को जो आप कर रहे होते हैं, रॉड को अपने चेस्ट तक लाना होता है, फिर स्लोली उसको ऊपर लेके जाना होता है। और जब लेके जाना होता है जब आपको ऑर्डर होता है, जब आपके जैसे आप बैठे हैं सामने, वैसे हमारे सामने जजेस बैठे होते हैं, उन्होंने कहना होता है स्टार्ट, उन्होंने कहना होता है
स्टॉप, उन्होंने कहना होता है क्लोज, उन्होंने कहना होता है डाउन, ये सारी चीज़ों को फॉलो करना होता है और हमने प्रॉपर हमारे SOPs के पोस्टर साथ जो उसको है आगे वो लेकर चलना है। I'm sure कि एक खातून होकर आप सिल्वर मेडल पाकिस्तान के लिए लेकर आई हैं, बहुत सारी खवातीन के लिए आप भी इंस्पिरेशन है, अहमद आप भी तमाम देखने वालों के लिए इंस्पिरेशन है, एंड आई विश कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इनको सपोर्ट जरूर करे और इसी तरह से पाकिस्तान का नाम और अपना नाम आप रोशन करते रहे। नाजिया, ब्रेक का बिल्कुल अर्जेंट ब्रेक का कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ और आपको फ़ौरन से पहले मैं एक वीडियो दिखाऊंगी। इट्स एन इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपके चेहरों पर मुस्कुराहट भी लेकर आएगी। तो जी ज़रा प्ले करें, वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। ये दो बच्चे आप देख रहे हैं कि ये बैठे हुए हैं एक लंगूर के साथ और उसको सहला रहे हैं उसकी कमर पर, और जैसे ही वो अपना हाथ परे करते हैं, पीछे करते हैं, इसकी फरमाइश आ जाती है कि भाई दोबारा से जो है वो उसी तरह से लुत्फानंदोज़ हुआ जाए, और बाकायदा इशारा करके ये लंगूर बच्चों को अपनी बात समझा रहा है। अभी देखिए, जैसे ही बच्चों ने हाथ पीछे करना है, ये देखिए फौरन अपनी पीठ पर, अपनी कमर पर हाथ लगाकर बड़े ही मतलब कि खूबसूरत तरीके से अपनी बात उन तक कन्वे कर रहा है। बच्चे भी मगन हैं, खेल रहे हैं और उसी तरीके से लंगूर को सहला रहे हैं। अगेन उसने इशारा किया। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग वीडियो। जब पेट्स घर में रखे होते हैं तो उनके बड़े मूड्स होते हैं। अगर किसी ने बिल्ली रखी हो या कोई भी पेट रखा हो तो वो अपने मालिकों को बड़े टेंटम्स भी दिखाते हैं, मूड्स भी दिखाते हैं। लेकिन ये पेट तो नहीं था मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी उसने बच्चों को पूरा कन्वे कर दिया, अपनी लैंग्वेज में इशारतन किया या जैसे भी है। सो इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आगे बढ़ते हैं और ज़रा अब हम बात करते हैं थोड़ी सी आपके बच्चों की सेहत के हवाले से। अक्सर बच्चों की सेट जो है वो वीक हो जाती है, बहुत ही कम उम्र में उनको चश्मा लगाना पड़ जाता है। नो डाउट कि गैजेट समहाउ माओं के लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं जिनके पास कोई हेल्प नहीं होती। तो बच्चे क्या करते हैं कि सारा दिन गैजेट्स के आगे बैठे रहते हैं, आईपैड के आगे, अपने फ़ोन्स के आगे, और माओं को भी ऐसा महसूस होता है कि अच्छा अब बच्चा टिक कर खामोशी से बैठ गया है, कोई शरारत नहीं होगी, घर में कोई नुकसान नहीं होगा। बट इन अ लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो बच्चों की आंखें कितनी हद तक मुतासिर हो रही होती हैं, मेरे ख्याल से ये ज़रूर पेरेंट्स को सोचना चाहिए। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि जो गैजेट्स हैं वो बच्चों की नज़र को कितना ज़्यादा मुतासिर करते हैं। डॉक्टर अली जैन इज़ विद अस इन स्टूडियो। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। वैसे तो गैजेट्स माओं को एक तरह से नेमत ही रखते हैं क्योंकि बच्चे बिजी होते हैं, मगर इन अ लॉन्ग टर्म कितना नुकसान होता है बच्चों की आँखों को, हद तक मुतासिर किया है, क्या कहेंगे आप? वेरी ट्रू नबिया, आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज टॉपिक डिस्कस करने के लिए जो बुलाया है। आजकल सबसे बड़ा इशू ये है, देखिए जो नंबर ख़राब हो रहा है बच्चों का, पहले क्या उस ज़माना होता था जो कुरान पाक माशाल्लाह हिफ्ज़ करते थे, सारा दिन उन्होंने नज़दीक बैठ के कुरान पाक पढ़ना होता था, वो उन बच्चों के नंबर ख़राब होना शुरू होते थे। अब आजकल रूटीन के अंदर हर दूसरे बच्चे को ऐनक लग रही होती है, किसी को आधा नंबर, किसी को 1 नंबर, किसी को 1.5 नंबर। ये होता जीन है, जेनेटिकली डिटरमिनेंट होता है, लेकिन मॉडिफाइंग फैक्टर्स अब ये इंट्रोड्यूस हो गए हैं। मॉडिफाइंग फैक्टर्स क्या है? ज़्यादा नज़दीक का काम करने से, ज़्यादा मसल्स इस्तेमाल करने से, अकोमोडेशन नज़दीक का इस्तेमाल करने से आपकी नज़र ख़राब होती है। ये एक नोन फैक्ट है। जैसे पब्लिक मैसेज फॉर ऑल द पीपल जो भी सारे सुन रहे हैं कि ये अक्सर माएँ पूछती हैं कि जी हम अपना कंप्यूटर या मोबाइल वगैरह कम करें या बच्चे को समझाएं, तो ये एक बात बिल्कुल एक नोन फैक्ट है, ये ट्रू फैक्ट है। जब आप बच्चा नज़दीक का काम करेगा, जितना ज़्यादा वो नज़दीक का काम करेगा, कम रोशनी में काम करेगा, स्मॉल स्क्रीन पे काम करेगा। सो स्मॉल स्क्रीन, कम रोशनी और नज़दीक का ज़्यादा काम, उसके साथ अगर उसका नंबर नहीं है ख़राब तो वो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, ये होता है कि वो ख़राब बहुत ज़्यादा पैथोलॉजिकल माइपिया में नहीं जाएगा, वो जेनेटिकली होगा या माइपिक शिफ्ट -3 से -4 वो नहीं होगा, लेकिन 1 से 1.5 डायप्टर शिफ्ट इंड्यूस कर सकता है एक। और दूसरे नंबर पे एक बच्चे को अगर ऑलरेडी लगा हुआ है चश्मा तो उसको ख़राब कर सकता है मज़ीद, मतलब जिसने 2 ख़राब होने 18 साल की उम्र, तो वो 7-8 तक, 5-6 तक पहुँच सकता है। डॉक्टर साहब, तकरीबन कितने फासले पर बैठा जाए, डिस्टेंस कितना रखा जाए अगर बच्चों ने आईपैड या किसी भी गैजेट का या टीवी का देखना है, यूज़ करना है, तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? डिस्टेंस है अकोमोडेशन के लिए वो 1.5 फीट, ये एक नॉर्मल वर्किंग डिस्टेंस है। 1.5 फीट ये एक वर्किंग डिस्टेंस है, ठीक है जी। अब आप बच्चे को बहुत नज़दीक ले आते हैं, किताब को 1/2 फीट पे ले आते हैं, अगर वो बहुत नज़दीक बैठ के और नज़दीक करके देख रहे तो पहला निशान ये है, ये पहला साइन है कि बच्चे को नज़र नहीं आ रहा।
या उसको कम नज़र आ रहा है, वो इन दोनों कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा एग्जर्ट कर रहा है, एफर्ट ले रहा है उस स्मॉल स्क्रीन्स को, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को फोकस करने के लिए। एक तो ये साइन। दूसरे नंबर के ऊपर अगर एक बच्चा टीवी देखना वो उस टीवी को पसंद ही नहीं करेगा, आप उसको कहेंगे बेटा कार्टून, कहेगा मामा टैब, मुझे टैब चाहिए, ऑल द टाइम वो टैबलेट या मोबाइल के ऊपर होगा। ये एक दूसरा साइन है, इनडायरेक्ट क्लू है कि बच्चे को उसको दूर नजर नहीं आएगा, वो नजदीक जो चीज नजर आएगा वो उसको पकड़ा रखेगा, सारा दिन पकड़ा रखेगा। माएँ उनके लिए भी ईजी हो जाता है, गाड़ी में बैठी साथ टैब दे दिया, क्लब वगैरह किसी ऐसी जगह पे जाए तो उसको साथ बच्चे को टैब दे देती, बच्चा टैब में लगा रहता है, आप अपने काम वगैरह करते रहते हैं, आपके लिए भी हैंडी हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली ये सारा टोल आपके बच्चों पर ही पड़ रहा है। दे विल नॉट बी इंगेज इन हेल्दी एक्टिविटीज़, वो ऐसी एक्टिविटीज़ में नहीं इंगेज होंगे जिनके साथ उनकी बॉडी एक्टिविटीज़ और बॉडी मसल्स और ये सारी चीज़ें बिल्ड होंगी। रादर उनका ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे होगा कि हम लोग नज़दीक का काम करें, और वो डैमेजिंग है। डॉक्टर साहब बच्चों की, अच्छा डॉक्टर साहब कितना जल्दी अगर बच्चों का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, अगर बच्चों की आंखों में टेढ़ापन उसका आगाज़ होता है, तो आप क्या कहेंगे? या जो है तो उतना अच्छा है? राइट नबिया, दिस इज़ अगेन अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। अगर तो दोनों आंखें कमज़ोर हैं, एट टाइम्स क्या होता है दोनों आंखें अंदर गई होती है बच्चे की, टेढ़ेपन दोनों आंखों में होता है, ऐसी कंडीशन, और दोनों का बराबर नंबर होता है। अगर बराबर नंबर है और टेढ़ापन है तो ऐसे बच्चे को आप ग्लासेस के ऊपर ही रखते हैं 18 साल की उम्र तक या 16 साल की उम्र, 17 साल की उम्र तक। वो ऐसे ऐसे जैसे जैसे ग्रो करता जाएगा उसके मसल्स बेहतर होते जाएंगे और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चे की उम्र थोड़ी है, 7, 8 साल, 10 साल, 12 साल, एक आंख कमज़ोर है, तो उसको एज सून एज पॉसिबल ट्रीट करना। ये बिल्कुल एक ये जो मैं आपको ये पब्लिक मैसेज जो दे रहा हूँ, इसमें आपने इस चीज़ का इंतजार नहीं करना कि वो बड़ा होगा या उसके बाद। ये कंसेप्ट चेंज हो चुका हुआ है। दैट वाज एन ओल्ड कंसेप्ट, जब हमारे पास वो गैजेट्स नहीं थे जिनके साथ आप 100% करेक्शन ले सकते थे। अब वी हैव गैजेट्स, वी हैव ट्रीटमेंट्स, वी हैव लेजर्स, वी हैव गॉट मोडेलिटीज़। हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ आप 100% करेक्ट कर सकते हैं। आपने इंतजार नहीं करना इस चीज़ का कि वो आंख कमज़ोर होती 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 ख़त्म हो जाए और 18 साल की उम्र जब हम उसको ट्रीट करें तो उसका रिजल्ट हो 0। नो, उसको उस स्टेज के ऊपर अगर एक एम्बुलाइपिया में जाने का खतरा है तो उसको ट्रीट कर दें। बच्चा ग्लासेस नहीं लगा रहा, वो नॉन कंप्लाइंट है, पहन नहीं पा रहा, तो यहाँ ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे मिट्टी या छोटा है बहुत, उसको ट्रीट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, चश्मा छुड़वाना कितना आसान है? जो कम उम्र बच्चों को चश्मा लग जाता है, कितनी बच्चे की उम्र होनी चाहिए तो हम उसके ट्रीटमेंट का आगाज कर दें छुड़वाने के हवाले से? ओके राइट नबिया, दैट इज़, अगर जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर दोनों आंखें कमज़ोर हैं, बराबर कमज़ोर हैं, तो उनको आप 100% 17 साल से लेकर 18 साल ऑनवर्ड आप उनको ट्रीट कर सकते हैं, और वो 60 साल तक हो सकता है, 60 ईयर्स तक। अब पेशेंट मेरे पास आता है 55-45 ईयर्स में कि डॉक्टर दूर नज़दीक दोनों की ऐनक मैंने उतारनी है। दूर नज़दीक दोनों की ऐनक उतर सकती है, ठीक है, दूर की भी उतरेगी, नज़दीक की भी उतरेगी। दोनों आंखों से पेशेंट दूर भी देखेगा, नज़दीक भी देखेगा फॉर एवर। और जिसकी सिर्फ नज़दीक है वो भी ठीक की जा सकती है। और उसके बाद अगर एक आंख कमज़ोर है बच्चे की और दूसरी आंख बिल्कुल ठीक है तो वो किसी भी स्टेज पे की जा सकती है। डॉक्टर अली ज़ैन, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए और आप बता रहे थे। बहरहाल बहुत आपका शुक्रिया। जितना हो सके माओं को चाहिए कि बच्चों का स्क्रीन टाइम लाजमी तौर पर कम करें ताकि बच्चों की आंखें मुतासिर ना हो, और अगर बच्चे आपने दिखाना भी है तो कम से कम फासला यू मेक श्योर कि वो एक अच्छा फासला मेंटेन किया जा सके। अब आपको लिए चलते हैं कि आज की रेसिपी क्या है, टिप्स क्या हैं। रूह अफ़ज़ा के किचन में शेफ हुमा यहाँ पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हुमा। बिल्कुल नबिया, आज जो है रूह अफ़ज़ा के साथ बन रहा है जो जेलीज होती हैं, जेलीज डिलाइट। फ्रूट डिलाइट भी हम खाते हैं, तो जेलीज और पाइनएप्पल डिलाइट बना रही हूँ, और बहुत ही इजी इसकी रेसिपी है। रूह अफ़ज़ा जो कि 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, और खाली सर के आता है इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, और बच्चों बड़ा सबको तो ड्रिंक्स में तो बहुत ही पसंद है, लेकिन फॉर श्योर जब हम इसे डिज़र्ट्स में ऐड करेंगे तो मज़ा दोबाला हो जाएगा जी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने करना ये जेलीज बना लेनी है आपने। आप पाइनएप्पल जेली ले लें या मैंगो जेली ले लें, वो ले लीजिए। उसके साथ जो है बनाना जेली जो ग्रीन कलर में अवेलेबल होती है वो ले लेनी है आपने। साथ में मैंने लिया है पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल कटा हुआ है, इसको सबसे पहले हम लेयर में ऐड करेंगे। बाउल्स में इसकी सर्विंग अगर आप कर लें इंडिविजुअल तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप बड़ा बाउल लें और उसके अंदर उसकी सर्विंग एक ही बनाएं। तो इंडिविजुअल सर्विंग्स जो है वो हम बनाएंगे। तो बाउल के अंदर सबसे पहले आपने जेलीज ऐड कर देनी है, पाइनएप्पल ऐड कर देना है।
अच्छा जी, उसके बाद जो हमने ये जेली, ग्रीन कलर की जेली बनाई हुई, वो ऐड करेंगे। क्यूब्स में काट लीजिए आप जेली बना के। जो ग्लासेस हैं उनके अंदर इंडिविजुअली जो है हम जेली के 4-5 क्यूब जो ग्रीन कलर की जेली है वो ऐड कर देंगे। सबसे नीचे पाइनएप्पल, आप कोई भी फ्रूट्स और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ पाइनएप्पल ऐड किया है। और स्पेसिफिकली बच्चों के को जो है ये डिज़र्ट जो है ना, ये बहुत पसंद आने वाली है। इसके बाद जी मेरे पास है कंडेंस मिल्क, 1 चम्मच के करीब कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी। आप चाहे तो कंडेंस मिल्क और क्रीम इकट्ठी पहले मिक्स कर लें और उसके बाद इसको कप्स में जो है वो लगा लीजिए, लेकिन मैं पहले सबसे लेयर लगाऊंगी कंडेंस मिल्क की, उसके ऊपर जो लेयर जाएगी वो जाएगी क्रीम की। फ्रेश क्रीम ले लें आप, जो पैकेट्स में अवेलेबल होती है, वो 1-1 चम्मच वो ऐड कर दिया आपने ग्लासेस में। अच्छा जी, इसके बाद हमने ऐड करनी है हमारी फेवरेट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारा, रूह अफ़ज़ा। और इस तरह से ऐड करनी है नबिया कि ग्लास के कॉर्नर्स पे जो है ये अच्छे से नज़र आए। बिल्कुल सेंटर में नहीं डाल रही मैं, थोड़ा कॉर्नर्स पे, एज पे उसके जो है इस तरह से, ताकि लेयरिंग जो है वो बाहर से उसकी नज़र आ सके। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे पास येलो कलर में जेली होगी, आप चाहे तो पाइनएप्पल जेली ले सकते हैं। मेरे पास मैंगो जेली थी तो मैं मैंगो जेली जो है वो साथ में ऐड करूँगी। अब ये देखिए आप साइड से कितना प्यारा ग्लास लग रहा है। तीनों कलर्स भी हो गए और इसके अंदर पाइनएप्पल भी हो गया। फ्रूट्स कोई से फ्रेश फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं साथ में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने इसको जेली डिलाइट बनाना है। और ये बड़ा रिफ्रेशिंग सा जो है हमारा डिज़र्ट, वो रूह अफ़ज़ा के साथ रेडी हो गया। तो ये नबिया की छोटी सी रेसिपी। सो मच हुमा, आपने शेयर की इतनी यम्मी सी रेसिपी हमारे साथ। और वीकेंड भी है, तो वीकेंड पे तो अक्सर मीठा भी हो जाता है, तो आई एम श्योर कि आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी अपना लाजमी दीजिएगा। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा सा वीकेंड स्पेंड कीजिए। इंशाल्लाह मंडे को होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।